स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश भर की अहम खबरों के साथ देश दिन भर लेकर मैं हाजिर हूं। आज का दिन बेहद खास है। दो अहम त्योहार एक साथ आज हिंदुस्तान में मनाए जा रहे हैं। जहां ईद का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकली और आप तस्वीरें देख रहे हैं पुरी की, अहमदाबाद की, वाराणसी की और पटना की। किस तरह से इस त्योहार की धूम मची हुई है। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना 100 पुण्यों के यज्ञ के बराबर माना जाता है और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए। पुरी में 9 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। वाराणसी और पटना में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ यात्रा के मौके पर तमाम देशवासियों को बधाई दी है और पुरी में यात्रा के दौरान जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह की तैयारियां भी यहां पहले से। और इसी बीच एक अहम खबर भी आ रही है। इसी रथ यात्रा में भगदड़ मचने से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ऐसे में 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत की भी खबर है। इसमें एक महिला भी शामिल है। 3 लोग इस भगदड़ में जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और ऐसे में जहां आस्था का समंदर देखा जा रहा था, वहीं आखिर भगदड़ मची और ऐसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसे में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर है। इसमें एक महिला भी शामिल है। कुछ लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे ही 3 गंभीर रूप से घायल लोगों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। और आज का दिन हिंदुस्तान में बेहद खास, क्योंकि ये 2 त्योहार एक साथ आज पूरे हिंदुस्तान में मनाए जा रहे हैं। जहां ईद का जश्न देश भर में देखा जा रहा है, इसकी तैयारियां पहले से की जा रही थी। बाजार सजे हुए हैं। देश का इलाका चाहे अलग अलग हो, लेकिन नजारा कमोबेश एक जैसा ही है। ईद के त्योहार की ये धूम है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाजारों में ईद को लेकर खासी रौनक देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, वाराणसी, तिरुवनंतपुरम समेत देश के तमाम शहरों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों ने ईद की नमाज अदा की है, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई है। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। लेकिन आम हिंदुस्तानी ही नहीं, खास लोग भी इस ईद के जश्न में डूबे नजर आए। फिल्मी सितारे आमिर खान और शाहरुख खान ने भी ईद की बधाई किस तरह से दी है, वो भी आपको दिखाते हैं। Here's to everyone who's watching this. I wish you a very, very happy Eid. आप सबको ईद मुबारक। I wish you happiness and health. आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और खुशहाल रहें। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। It's family time. Eid is family time. और आज एक खास प्रोग्राम है मेरा कि मैं बजरंगी भाईजान देखने वाला हूँ। अरे वाह! लास्ट शो 9 बजे का। तो ईद के दिन तो फिल्म बनती है ना। कहाँ पर देखेंगे हम लोग? मैं देखूंगा ये लाइट बॉक्स में। बस सर बाहर मिलेंगे हम लोग 9 बजे, 9 o'clock। और इस तरह से शाहरुख और आमिर ही नहीं, बल्कि सलमान खान ने भी अपने तमाम चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी है। कुछ इस अंदाज में आज वो अपने मुंबई के बांद्रा के घर गैलेक्सी में बाहर निकले। उनके परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ दिखाई दे रहे थे। उनके घर के बाहर उनके चाहने वालों को भीड़ उमड़ी हुई थी। और अभी ईद से एक दिन पहले ही उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान भी रिलीज हुई है। और ऐसे में उनके चाहने वालों का जमावड़ा उनके घर के बाहर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां फिल्म को लेकर उनके चाहने वाले उत्सुक। वहीं ईद की मुबारकबाद कुछ इस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन करके सलमान खान ने अपने चाहने वालों को दी।
लेकिन शांति और इस भाईचारे के त्योहार में खलल भी पड़ा है। श्रीनगर में कुछ उपद्रवियों ने सड़क पर उतर करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और शांति के मौके पर जमकर उत्पात भी मचाया। ईद के मुबारक मौके पर ये तस्वीरें हैं कश्मीर घाटी की। ईद के दौरान एक बार फिर घाटी में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए गए। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की गई। ईद पर भी अलगाववादी सोच वालों को सुकून नहीं। एक तरफ जहां जम्मू में अमन का संदेश देने के लिए ईद की नमाज अदा की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमन के दुश्मन हंगामा कर रहे थे। पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहरा रहे थे। अनंतनाग और कुपवाड़ा में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ऐसी ही झड़प हुई। बीजेपी ने जहां इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की, वहीं कांग्रेस ने इसका ठीकरा PDP बीजेपी सरकार पर फोड़ा। बता दें कि प्रदर्शनकारी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद किए जाने के खिलाफ सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारी गिलानी को नमाज की इजाजत दिए जाने की मांग कर रहे थे, मगर पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इनकार कर दिया। इसी के बाद से उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ईद के मौके पर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया है। इस खास मौके पर भी पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हुई है। खास बात यह है कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की ओर से। और ऐसे में पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। फायरिंग में 3 महिलाएं घायल हुई है। बताया जा रहा है कि दोपहर 1:40 पर 3 भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में भी फायरिंग की गई है। इस दौरान लोग ईद का जश्न मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए थे। फायरिंग के दौरान कुछ मोर्टार गांव के बीच में भी गिरे हैं और देर रात से ही पाकिस्तान की ओर से नौशेरा सेक्टर में यह फायरिंग लगातार जारी है। और इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है दिल्ली से ही, जहां पर 15 बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने वाला एक मामला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि 22 साल का ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। एक के बाद एक 15 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या इसने की। इसका आरोप इस 22 साल के युवक पर लगा है। माना जा रहा है कि निठारी जैसी ये घटना हो सकती है। क्या कुछ इसमें और ताजा अपडेट है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, किस तरह की बात अब इस प्राथमिक पूछताछ में सामने आ रही है? देखिए प्रशांत, अब तक की जानकारी के हिसाब से जो पुलिस को पता चला है और पुलिस ने खुलासा किया है, इसमें 8 मामले दिल्ली के हैं, जबकि 2 मामले नोएडा के हैं और 1 मामला बदायूं का है। इन 11 मामलों का खुलासा दिल्ली पुलिस अब तक कर चुकी है और ये सारे मामले दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने पूछताछ में बताया है कि इन 11 मामलों में उसने बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद हत्या की। ये जो बच्चियां हैं ये 3 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र की हैं। अभी पुलिस को ये आशंका है कि जो आरोपी रविंदर है, इसने अभी और भी कई ऐसे वारदातों को अंजाम दिया है जिसका खुलासा होना बाकी है। लिहाजा पुलिस रिमांड पर लेके इस रविंदर को उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस प्लान कर रही है कि जिन जिन जगहों पर इसने वारदातों को अंजाम दिया है उन जगहों पर रविंदर को ले जाया जाएगा जो कि आरोपी है और उसकी पुष्टि कराई जाएगी उससे। जी, शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। इधर दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में गुरुवार देर रात 19 साल की मीनाक्षी की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन अब 3 दिन बाद राजनीतिक दलों को होश आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जाकर उनके परिजनों से मिले हैं और 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। मीनाक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार सड़कों पर उतर आया है। मोहल्ले की महिलाओं ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों की मां को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोप है कि मीनाक्षी के कत्ल में आरोपियों की मां ने भी उनका साथ दिया था। इधर मीनाक्षी की हत्या के 24 घंटे के भीतर ही राजनीति भी हो गई। बारूद में पलीता लगाया खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद ने ट्वीट कर सीधा PM मोदी के निशाने पर ले लिया। इसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। अभी भी वक्त है, मोदी जी को सख्त कदम उठानी चाहिए। महिलाओं के प्रति कम से कम जो अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर नकेल कसनी चाहिए ताकि दिल्ली की जनता का विश्वास दिल्ली पुलिस में बना रहे। इसी बीच दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मीनाक्षी की हत्या के मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीनाक्षी के परिवार से मिलने उनके घर गए। ये जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत दर्दनाक है। एक लड़की को सरेआम 30 से ज्यादा बार चाकू मार के मार डाला गया, इसलिए क्योंकि वो लड़के उसे लगातार छेड़ते थे, वो उसका विरोध कर रही थी।
और एक दिन उन लड़कों ने उस लड़की को मार डाला। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें। हम ठीक करते हैं इसको। रोहतक में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक वानगी सामने आई है पाकस्मा में, जहां पर मंचलों की छेड़छाड़ का विरोध करने पर 11वीं की पढ़ने वाली एक छात्रा को बाइक से कुचल दिया गया। अब ऐसे में छात्रा के परिजन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीजीआई रोहतक के आईसीयू में भर्ती इस छात्रा की गलती महज ये थी कि इसने छेड़खानी का विरोध करने की कोशिश की। छात्रा साइकिल से स्कूल के लिए जा रही थी। पीछे से मोटरसाइकिल पर 3 लड़के उससे छेड़छाड़ करते आ रहे थे और विरोध करने पर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद लड़की के चेहरे पर काफी चोटें आई। उसका हाथ टूट गया। आज जा रहे थे, पहले आज जा रहे थे, फिर स्कूल में जाते थे तब जा रहे थे। बाइक कदे तो चलाते थे, कदे तो ठेली। लड़की के मुताबिक पहले भी ये मंचले स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करते रहते थे। डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद शनिवार को तीनों आरोपी लड़कों के खिलाफ छेड़छाड़ के साथ दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली जंग के मैदान में तब्दील नजर आई। यहां उनके कार्यकर्ता और पुलिस वाले ही आपस में भिड़ गए। भिवानी की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विकास रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहुंचे आधा घंटा ही हुआ था कि पंडाल में एकाएक हंगामा शुरू हो गया। पुलिस एक युवक को पकड़कर ले जाती नजर आई, लेकिन युवक ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी अपने हाथ खोल दिए और रैली में हालात मल्लयुद्ध जैसे दिखाई देने लगे। बाद में पता चला कि युवक का नाम हरिओम तंवर है और वो अपने आप को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बता रहा है। मेरे को लगातार लातों से पीटा है और एक मेरा दांत भी तोड़ दिया। ये देखो, मेरे को इतना पीटा है। मेरे साथी बोले हम पीटेंगे, मैंने कहा ये मेरी रैली है, अपनी रैली है, पुलिस वाले से कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करनी है। जानकारी के मुताबिक रैली की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कुछ लोगों को आगे जाने से रोक रही थी। उसी दौरान हरिओम तंवर के साथ कुछ कहासुनी हुई थी, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। गजेंद्र चौहान को एफटीआई का अध्यक्ष बनाया गया तो जमकर विरोध भी हो रहा है। कुछ इनके समर्थन में भी उतर आया और इसी कड़ी में आरएसएस भी अब गजेंद्र चौहान के समर्थन में उतर आई। पुणे के एफटीआई के अध्यक्ष पद को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस विवाद में ज्यादातर बॉलीवुड सितारे गजेंद्र चौहान के विरोध में खड़े हैं, वहीं अब आरएसएस उनका समर्थन कर रहा है। एफटीआई विवाद में अब संग कूद गया है। ने कुछ गलती की, ठीक से नहीं पढ़ाया तो शिकायत हो सकती है। जिसको अधिकार है उनकी नियुक्ति का, तो उन्होंने नियुक्ति की है। पसंद नहीं है तो स्कूल छोड़ कर चले जा सकते हैं। और फिल्म फ्रेटर्निटी के तमाम वो लोग कर रहे हैं जो एफटीआई के स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किसी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकते। वहीं सरकार भी गजेंद्र चौहान के समर्थन में है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि गजेंद्र चौहान एफटीआई चेयरमैन पद के लिए अच्छा विकल्प है। चौहान ने नियुक्ति के लिए मंत्रालय से कोई अनुरोध नहीं किया था। उत्तराखंड से एक बेहद दिलचस्प खबर है, जहां पर इंसानों से ज्यादा आबादी बंदरों की हो गई और आखिरकार राज्य सरकार को फैसला करना पड़ा इनकी नसबंदी का। सड़कों से लेकर घरों, मंदिरों, रेलवे स्टेशन और ना जाने कहां-कहां इन बंदरों ने उत्तराखंड में आम लोगों से लेकर सरकार तक की नाक में दम कर रखा है। बंदरों के बढ़ते आतंक के बाद राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर बंदरों को पकड़कर नसबंदी का अभियान चलाने का फैसला किया है। ये भी फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी बंदरों को खाना डालता पकड़ा जाता है तो सरकार 5,000 रुपए का जुर्माना तो लगाएगी ही, साथ ही उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हमारा प्रयास है, हम बहुत जल्दी बंदरवाड़ा बनाने जा रहे हैं
एक चिड़ियापुर में और एक अल्मोड़ा में, और पूरे पर्वतीय क्षेत्र से भी जहाँ जहाँ बंदरों का आतंक है या और मैदानी क्षेत्रों में भी, तो हम उनकी जो है वो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया जो वैधानिक रूप है उससे प्रारंभ कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले का विरोध भी होना शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने सरकार के इस निर्णय पर अपना विरोध दर्ज कराकर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिंदू संगठनों के मुताबिक बंदरों में भगवान हनुमान बसते हैं और अगर उनके साथ ही देवभूमि में ये कृत्य होगा तो परिणाम गलत होंगे और वो सरकार को ऐसा कतई नहीं करने देंगे। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।